नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे यूपीएससी के लिए एनसीईआरटी। और अभी हम आज इस वीडियो के अंदर कक्षा 6 में एनसीईआरटी का ये चैप्टर है महासागर, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। तो ये सबसे पहले हमें इसलिए जानना जरूरी है कि महासागर जो पूरी पृथ्वी पर लगभग 71% भाग पे फैले हुए हैं, इनके बारे में जानना जरूरी है, क्योंकि इसी के आधार पर हम समझेंगे कैसे इन्वायरमेंट काम करता है हमारा, कैसे हमारे लाइफ के अंदर इसके अंदर अलग अलग स्केल होते हैं, इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्वेशन करना है, सभी जानकारियां हमें धीरे धीरे इन एनसीईआरटी के जो चैप्टर है इनसे हमें मिलती रहेगी। तो देखते हैं, शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि ये महासागर का जो हिस्सा है वो लगभग पृथ्वी के 7/10वें भाग पर फैला हुआ है। यानी ये कितना फैला हुआ है? 7/10वें भाग पर फैला हुआ है। और बाकी 3/10 भाग पर क्या है? स्थल भाग है। यानी 71% भाग पर महासागर है और 29% की भाग पर स्थल भाग फैला हुआ है। आगे हम देखते हैं इसके अंदर, इसमें हमें नॉर्मल जानकारी दी गई है कि ग्लोब दिखाया गया है इस एनसीईआरटी किताब में, उसमें कहा गया है जो सबसे बड़ी जल राशियां हैं उन्हें हम महासागर कहते हैं। ये बेसिक जानकारी है जो हम सभी को पता है। हम आगे देखते हैं। अब इसमें दोस्तों देखिए, यहां पर हमें दिया गया है कि चित्र में दर्शाए गए अनुसार यहां पर सागर और खाड़ी, इन दो वर्ड्स में आप अंतर देखिए। सागर क्या होता है और खाड़ी क्या है? खाड़ी जिसे हम कहते हैं बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, और अरब सागर, इन दोनों में अंतर देखिए। जहां भी सागर के बारे में बात होगी उसका अर्थ है कि वो महासागर से एकदम जुड़ा हुआ है, महासागर उसका एक विशाल क्षेत्र है और महासागर से कनेक्टेड है। और जबकि खाड़ी की बारे में जब भी आएगा तो इसका अर्थ होगा वो तीन तरफ से स्थल भाग से घिरा हुआ है, जिसका माउथ है वो संकरा है। उस हिसाब से हम जानेंगे कि खाड़ी क्या होती है, सागर क्या होता है। इसके आधार पर हम देख सकते हैं अरब सागर हो गया, भूमध्य सागर हो गया, बहुत प्रकार से इस प्रकार से हम सागर कहते हैं। और बंगाल की खाड़ी हो गई, या पर्शिया की खाड़ी हो गई, मैक्सिको की खाड़ी हो गई, इस प्रकार की खाड़ी के रूप में हम ज्योग्राफी में देखते हैं। तो ये नामकरण है, इनको भी हमें थोड़ा सा समझना है, अंडरस्टैंडिंग करनी है हमें। इसके अलावा हम आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है प्रवाल भित्ति की। ये देखिए आप, प्रवाल भित्ति, ये आपको ये चट्टानें दिखती है, इसको कहते हैं प्रवाल भित्ति। ये कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है और इसके अंदर एक शैवाल होता है, उसका नाम होता है जूजेंथिली। तो यानी ये शैवाल और एक प्रकार से कैल्शियम कार्बोनेट दोनों की एक संरचना होती है। और साथ में दोस्तों इसके अंदर एक सबसे बड़ी चीज होती है, ये एक जैव विविधता का एक भंडार होता है, क्योंकि यहाँ आसपास कई प्रकार की मछलियाँ पाई जाती है, कई प्रकार के अन्य छोटे छोटे जानवर यहाँ पर पाए जाते हैं। और साथ में एक चीज ये है, ये उथले समुद्र में पाए जाते हैं। इसके अलावा इसमें सबसे बड़ी चीज ये भी है कि ये एक प्रकार से एक लिविंग इकोसिस्टम है। ये एक प्रकार से यहाँ बहुत सारे जानवर पाए जाते हैं, इनको हमें देखना है। और एक सबसे बड़ा इन कोरल रीफ को खतरा है। आपको पता होगा कोरल ब्लीचिंग, आपने नाम सुना होगा। कोरल ब्लीचिंग क्या होती है? कोरल ब्लीचिंग में जब शैवाल बाहर निकल जाता है तो ये कोरल रीफ सफेद रंग की पड़ जाती है, तो उसे कहते हैं कोरल ब्लीचिंग। और ऐसा होता क्यों है? ये इसलिए भी हो सकता है कि महासागर में अम्लीकरण हो रहा है, एसिडिफिकेशन हो रहा है, या महासागर में प्रदूषण ज्यादा बढ़ रहा है, या जलवायु परिवर्तन के कारण टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहा है, इसके कारण भी कोरल ब्लीचिंग हो सकती है। तो ये एक इन्वायरमेंट के लिए बड़ा कंसर्न है, क्योंकि आपको पता है क्योंकि यहाँ सबसे ज्यादा जैव विविधता पाई जाती है, तो इसके कारण नुकसान भी है। तो हमें कोरल रीफ या प्रवाल भित्ति, जब भी ये चीजें आए तो इन्वायरमेंट के लिए हमें चीजें समझनी ज्यादा जरूरी है। तो इसको देखना आप, प्रवाल भित्ति या कोरल रीफ क्या होती है। और आपको पता होगा दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ कहां पाई जाती है? एक बार ये आप कमेंट में जरूर बताना कि दुनिया की सबसे बड़ी कोरल रीफ, ग्रेट बैरियर रीफ कहां पाई जाती है। इसका आंसर आप मुझे कमेंट में जरूर बताना। अब हम आगे देखते हैं इस चैप्टर के अंदर। अब यहां पर देखिए आप, यहां पर बताया गया है पृथ्वी पर उपलब्ध जल का अधिकांश भाग महासागरों में है। ये बेसिक कॉमन बात है, ये हमें पता है। और साथ में कहा गया है दूसरी ओर अलवणीय जल का पृथ्वी के जल संसाधनों में अत्यल्प हिस्सा है, माने बहुत ही कम हिस्सा है। लगभग 97% जल में महासागरीय जल है और खारा पानी है, और 3% भाग में ही एक मीठा जल है, यानी हम कह सकते हैं फ्रेश वाटर है। उसमें हिमनद, ग्लेशियर, नदियों, झीलों, वायुमंडल एवं भूमिगत जल के रूप में सबसे ज्यादा जो जल है, मीठा जल हम फ्रेश वाटर कहते हैं, वो ग्लेशियर के रूप में, बाद में आता है भूमिगत जल के रूप में। ऐसा ही क्वेश्चन यूपीएससी में पूछा भी गया था कि ग्लेशियरों के बाद सबसे ज्यादा ताजा जल कहां पाया जाता है? तो उसका आंसर होगा भूमिगत जल के रूप में। सेकंड ऑप्शन आएगा भूमिगत जल के रूप में। ये भी हमें समझना है। अब आगे हम पढ़ते हैं दोस्तों।
दोस्तों अब देखना, इसमें यहाँ दिया गया है सुनामी के बारे में। सुनामी क्या होती है? जब भी महासागर के अंदर कोई ज्वालामुखी का विस्फोट होता है या भूकंप आता है, उसके कारण महासागरीय जल की तरंगे ऊपर उठ जाती है, उसको कहते हैं सुनामी। 2004 में भी एक ऐसी सुनामी आई थी जिसके कारण 14 देशों के 2.5 लाख लोगों की हो गई थी। तो है, ये बहुत बड़ी प्राकृतिक आपदा है और इसी प्राकृतिक आपदा को रोकने के लिए हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली जारी की गई थी। ये कैसे काम करती है? जैसे ही भूकंप आता है तो उसका डाटा सैटेलाइट के माध्यम से पहुंचा जाता है और देखा जाता है कि समुद्र का जल स्तर किस लेवल पर बढ़ रहा है। इस डाटा का प्रोसेसिंग करके ही शीघ्रता से अन्य जो तटवर्ती देश है उनको पहुंचा दिया जाता है कि सुनामी आने वाली है या नहीं आने वाली। हिंद महासागर सुनामी चेतावनी प्रणाली की स्थापना 2006 में हुई थी और इसको अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट यूनेस्को का IOC विभाग देता है। इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसके अलावा हम पढ़ते हैं राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में। राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के बारे में, इसकी स्थापना 2005 में हुई थी। ये NDMA एक्ट के तहत बना हुआ था। इसके चेयरमैन प्रधानमंत्री होते हैं और राज्यों में भी SDMA होते हैं और जिसके चेयरमैन मुख्यमंत्री होते हैं और जिला लेवल पर भी DDMA होते हैं जिनके मुखिया होते हैं जिला कलेक्टर होते हैं। और जो हम कहते हैं ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का कार्य क्या होता है? ये आपदा से जुड़ी नीतियां तैयार करना, कैपेसिटी बिल्डिंग बनाना, आपदा जोखिम को कम करने के लिए प्रयास करना, ये राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का मुख्य कार्य है। इसको भी हमें थोड़ा सा ध्यान से देखना है दोस्तों। अब बात आती है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। ग्रीनलैंड अभी चर्चा में रहा था। अमेरिका के प्रेसिडेंट कह रहे थे कि ग्रीनलैंड को उनको कब्जे में लेना है और ग्रीनलैंड दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है और यहाँ क्रिटिकल मिनरल भी बहुत पाए जाते हैं। तो ये चर्चा का केंद्र बना हुआ है, इसको भी हमें थोड़ा समझना है। और अब आता है भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम के बारे में। 1981 में भारतीय अंटार्कटिका कार्यक्रम हुआ था और अंटार्कटिका में यहाँ पर भी आप देखना, यहाँ पर भारत का एक बेस स्टेशन है, उसका नाम है दक्षिणी गंगोत्री। और दक्षिणी गंगोत्री अभी बंद हो चुका है। उसके बाद दो नए स्टेशन बने थे, मैत्री और भारती। इन जो स्टेशन है अंटार्कटिका में, इनका मुख्य कार्य है अंटार्कटिका से जुड़े भारत के रिसर्च प्रोजेक्ट पर ध्यान देना, जो वायुमंडल है उस पर ध्यान देखना, समुद्री जल स्तर के बारे में जानकारी प्राप्त करना और भारत का मानसून भी अंटार्कटिका के वेदर से प्रभावित होता है, इसको भी ध्यान से देखना। ये सभी कार्य क्या है? हमारे बेस स्टेशनों पर कार्यरत होते हैं। और ऐसा ही दोस्तों, नॉर्थ पोल पर आर्कटिक क्षेत्र में भी हमारी समुद्री एक वेधशाला भी बनाई गई है, उसका नाम है इंड-आर्क। 2014-15 से संचालित है इंड-आर्क। ये भी आर्कटिक क्षेत्र के अंदर है। इससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन भी UPSC में पूछा गया था, इसको भी आप ध्यान से देखना। अब हम देखते हैं, इसमें दिया गया है दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। इस चीज को हमें थोड़ा सा ध्यान से समझना है कि दुनिया भर की आधी ऑक्सीजन महासागर का वनस्पति जगत उत्पन्न करता है। यानी महासागर के अंदर फाइटोप्लैंक्टन यानी पादप प्लवक होते हैं और ये क्या करते हैं? ये एक प्रकार से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं। जिस प्रकार अपने स्थल भाग में पेड़ पौधे होते हैं, वो हम मानते हैं वो प्रकाश संश्लेषण से ऑक्सीजन उत्पन्न करते हैं, वैसे ही महासागरों में फाइटोप्लैंक्टन पादप प्लवक, उनमें कौन कौन से होते हैं? उनमें साइनोबैक्टीरिया भी होते हैं, उनमें शैवाल भी होते हैं, उनमें डाइटम भी होते हैं। ये जो छोटे छोटे जीव होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं? फाइटोप्लैंक्टन। ये पूरे विश्व की आधी ऑक्सीजन पैदा करते हैं। ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, इसको हमें इस बात को हमें समझना होगा कि हम कई बार मान लेते हैं कि अमेजन के जंगल है, अपने पूरी पृथ्वी में बड़े बड़े फॉरेस्ट हैं, वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते होंगे। नहीं दोस्तों, सबसे ज्यादा ऑक्सीजन कौन पैदा करता है? महासागर में जो ये फाइटोप्लैंक्टन है वो सबसे ज्यादा ऑक्सीजन पैदा करते हैं। अगर वो खत्म हो जाए तो क्या होगा? आप जरूर सोच के मुझे बताना। तो अब हम देखते हैं, इसके अलावा 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है। तो यानी हर साल 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जाता है, इस बात की हमें जानकारी होनी चाहिए थी। और इसकी हर साल एक थीम भी जारी होती है दोस्तों। इसकी थीम क्या है? सस्टेनेबल फिशिंग मीन्स मोर। यानी फिशिंग को अगर हम पर्यावरण के नजरिए से देखें तो ज्यादा पर्यावरणीय हानि न पहुंचाए तो इससे ज्यादा उत्पादन हो सकता है, इसको ही आधार बनाया गया है। तो 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया जा रहा है। तो इस थीम को हर साल बदलती रहती है, इस थीम को भी हमें देखना है। तो दोस्तों इस प्रकार से NCERT का ये चैप्टर पूरा हुआ है। हमें आगे भी इस प्रकार के हम चैप्टर और पढ़ते रहेंगे, जो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं वो हमें पता करते रहेंगे। और ये एक फाउंडेशन है, इसको हमें समझना है, क्योंकि हमें पूरी जानकारी नहीं देता, ये हमें सिर्फ फैक्ट के बारे में देता है। इसके अलावा हमें कुछ चीजें पढ़नी पड़ती है, चाहे आप इंटरनेट के माध्यम से पढ़ लो, अखबारों में पढ़ लो, या जो करंट अफेयर में जो चीजें आ रही है उनको देख लो आप। इनके साथ साथ आप देखते रहोगे तो आपकी तैयारी एक सॉलिड बैकग्राउंड बन जाएगा आपकी तैयारी का। इसलिए जरूरी है कि आप इन चैप्टर को अच्छे तरीके से ध्यान से पढ़ें और इनके लगातार आप नोट्स बनाओ। आप नोट्स बनाने के साथ ही इसको आगे देखते जाओ। और कुछ भी आपको सवाल लगे तो आप मुझे कमेंट में बताइए, मैं इनके बारे में भी आपको जानकारी देता
रहूँगा। और जुड़े रहिए वर्मा सिविल सर्विसेज के साथ। ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे अपने NCERT का। धन्यवाद दोस्तों।